इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आइए किसान भाइयों, आज की भेंट वार्ता में हम बात करते हैं सुखधाम जी से। नमस्कार सुखधाम सिंह सर जी। जी नमस्कार। आपका आज हमारे बैतूल किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने जिले के किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि सुखधाम सिंह जी जो है ICAR का हमारा एक विश्वविद्यालय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। इसमें आप PhD स्कॉलर हैं और आप विगत दिनों हमारे मध्य प्रदेश में जो एक कृषि मेला आयोजित रायसेन में हुआ था, वहां पर आप ICAR टीम के साथ आए हुए थे और आपने ढेंचा फसल के ऊपर एक बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। तो मैं सिंह साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि जो व्याख्यान आपके वहां पर हुए मध्य प्रदेश स्तर पे, आप हमारे बैतूल जिले के किसानों को भी जो ढेंचा फसल है, ये इसकी क्या उपयोगिता है, इसको कब लगाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, इसके ऊपर में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो ढेर सारा नमस्कार सभी किसान भाइयों एवं बहनों को। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बता ही दिया गया है, मेरा नाम सुखधाम सिंह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि सस्य विज्ञान विभाग में PhD शोधार्थी हूँ। और आज मैं आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि ढेंचा की खेती के बारे में है, जो कि रबी फसल के बाद और खरीफ की फसल से पहले जो बीच का एक पीरियड रहता है 50-60 दिन का, जो कि फैलो पीरियड रहता है, कोई भी फसल हम नहीं लेते हैं, उस फसल की भूमिका एवं महत्व पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। अब आप मुझे बताएंगे कि भारतीय कृषि का वर्तमान में परिदृश्य क्या है और आज की कृषि के सामने मुख्य चुनौतियां क्या क्या है। जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इधर इंगित करना चाहूंगा, जो जैसा कि आपने पूछा कि आज वर्तमान परिदृश्य क्या है कृषि का और कृषि के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात है कि भारत की जो कृषि है वर्तमान समय में हम उत्पादन के पीछे पीछे जितना ज्यादा भागे जा रहे हैं और उत्पादन वृद्धि के साथ साथ ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी हमको कृषि में करना पड़ रहा है। चाहे हम रासायनिक खाद के बारे में बात करें, उर्वरकों के बारे में बात करें, जिनका हम अत्यधिक उपयोग करते जा रहे हैं। कोई लिमिटेड नहीं, किसान भाई 2-2 बैग यूरिया की जगह 4-4 बैग यूरिया अब यूज कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी में जो भी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको कार्बनिक पदार्थ हम कहते हैं, वो है, या हम जल संकट की बात करें, या हम क्लाइमेट चेंज जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी बात करें, या फिर जो ज्यादा हमारा कॉस्ट इनपुट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बढ़ती उत्पादन लागत के कारण जो हमारा सॉइल हेल्थ है, जो मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आज कृषि में केवल अधिक उत्पादन ही नहीं बल्कि टिकाऊ और लाभकारी खेती पर भी जोर दिया जाना चाहिए।
और इसी कारण हरित खाद, जिसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे जैविक खेती या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फसल विविधीकरण की बात करते हैं लगातार वैज्ञानिक लोग, तथा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी जो भी महत्वपूर्ण तकनीक है जो ICAR के द्वारा और विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा हमारे MP में और पूरे देश में जिनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे समय में हरित खाद वाली फसलें जिनमें विशेष रूप से ढैंचा, जो कि किसानों के लिए एक सस्ता, टिकाऊ और वैज्ञानिक विकल्प बनकर के सामने आया है। और इसी कड़ी में कहा भी गया है कि जैसे हम कहते हैं कि रासायनिक खाद जो है वो फसल को भोजन देती है, लेकिन जो ढैंचा है वो हमारी मिट्टी को जीवन देता है। तो आज खेती की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन लेना नहीं है, क्योंकि हम उत्पादन के पीछे ही लगातार भाग रहे हैं, और इसी कारण जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा सोइल हेल्थ है, उसकी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके लिए भी उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लगातार मोनोक्रॉपिंग करते हैं, जैसे गेहूं धान का हमारा इंटरक्रॉपिंग चलता रहता है, MP में हम सोयाबीन, गेहूं और चना दान जैसी फसल प्रणालियों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत तेजी से लगातार घट रहा है। जैसे देखा भी गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, चाहे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हो गए, और देश के अधिकांश जो भी हमारे विभाग हैं उन्होंने ऐसा स्टडी भी किया है, और उनकी लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि हमारी जो भी मिट्टी है देश की, आज उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो 0.5% से भी कम रह गई है एज एवरेज, और जबकि स्वस्थ मिट्टी के लिए इसका स्तर करीब 0.75 से लेकर के 1% होना चाहिए। और विशेष रूप से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जहां पर काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भी कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं, जैसे मिट्टी का कठोर होना, पानी का कम अवशोषण होना या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से देखी गई है, जो भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और कह सकते हैं हम कि ऐसी परिस्थिति में रबी फसल के बाद और खरीफ फसल से पहले बोई जाने वाली ढैंचा जैसी हरित खाद फसलें, जो कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जैविक पदार्थ को सुधारने और आने वाली फसलों की बेहतर उपज सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, मतलब इतनी बढ़िया बातें आपने एक रिसर्च के अनुसार बताई, और किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि सिंह साहब जो आपको ये बातें बता रहे हैं, आप इनको ध्यान से सुने, क्योंकि इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है वो एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ढैंचा जो है मिट्टी को कैसे मजबूत और उपजाऊ बनाता है? जी जरूर। देखिए, ढैंचा जो है वो केवल एक फसल ही नहीं बल्कि मिट्टी सुधारक जैविक तकनीक है, जो कि आप जानते भी होंगे एक दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें एक छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिनमें विशेष रूप से जो हमारा जीवाणु है, जो एक लाभदायक जीवाणु है जिसको राइजोबियम कहते हैं, वो उसमें रहता है। राइजोबियम का घर होता है, और राइजोबियम का काम ये होता है, जैसे कि हम लोग कमा करके बाहर से घर में खाना लेकर आते हैं, ऐसे ही जो जीवाणु राइजोबियम होता है, ये क्या करता है, जो वायुमंडल की हमारी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग रूप में सोइल में बदल देता है, मिट्टी में बदल देता है, जो कि पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक भाषा में नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और आज किसान नाइट्रोजन के लिए मुख्य रूप से यूरिया पर निर्भर है, चाहे हम यूपी की बात करें, पूरे देश की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें। और यूरिया का लगातार अधिक उपयोग मिट्टी को लगातार अम्लीय बना रहा है, और जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी गतिविधि चल रही है मिट्टी में, उनको कम कर रहा है। और इसीलिए ढैंचा इस समस्या का प्राकृतिक समाधान है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। इसी कड़ी में मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि ढैंचा से मिट्टी में कौन कौन से सुधार होते हैं?
जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कोई भी किसान ढैंचा क्यों करे, ऐसे क्या फायदे हैं ढैंचे के। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि क्या क्या फायदे हैं। पहली चीज तो है कि जो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो जैविक कार्बन की बात की थी, जो कि हमारी मिट्टी की जान कहते हैं जिसको, जैसे हमारे शरीर की आत्मा है वैसे ही मिट्टी की जो आत्मा है, जो जान है, वो जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं। तो ढैंचा क्या करता है, जैविक कार्बन में वृद्धि करता है। हमारे भारत की जो अधिकांश मिट्टियों में ऑर्गेनिक पदार्थ लगातार घट रहे हैं। ढैंचा को जब हम इसको ग्रो करते हैं और उसके एक टाइम पीरियड के बाद, जो आगे चलकर आपको बताऊंगा कितने दिनों के बाद, उसको हम ट्रैक्टर के द्वारा हेलोइंग करते हैं, पलट देते हैं, और जो भी उसका बायोमास है जब वो सड़ता है तो उससे ह्यूमस बनता है, और जिससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। और उससे होता क्या है, मिट्टी थोड़ी मुलायम होती है, नरम रहती है। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका संरक्षण भली प्रकार सोइल में हो जाता है, जिससे कि जो भी हमारी क्रॉप है उनकी जो रूट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं, और सूखे की स्थिति में भी पौधे अधिक समय तक टिके रहते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारी मिट्टी की संरचना है, जो बहुत कठोर मिट्टी होती है वो भुरभुरी बन जाती है, उसका स्ट्रक्चर बेटर हो जाता है पहले से, और जो पानी का रिसाव है वो अच्छा हो जाता है। जहां पानी की भराव की समस्या होती है, वाटर लो कंडीशन होती है, वो थोड़ा कम होता है। पौधों को ऑक्सीजन भली प्रकार से मिलती रहती है। और इसके साथ साथ में जो हमने सूक्ष्म जीवों की बात की थी, जो सेना थी जो अच्छे से काम करती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जिससे कि लाभदायक जीवाणु है वो अच्छे से अपना काम करते हैं। जो हमारी अच्छी फंगस है वो एक्टिव रह जाती है, सक्रिय रूप से काम करती है। और इसी के साथ साथ ही जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है, मान लीजिए कोई किसान थोड़े टाइम के लिए पानी नहीं दे पा रहा है क्योंकि सोइल में धारण उसकी क्षमता अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं उससे भी खेत को और हमारी फसल को अधिक से अधिक लाभ होता है। और इसके साथ साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे भूमि सुधारगत लाभ भी होते हैं। जैसे देखा है अधिकांश क्षेत्रों में, हमारे यूपी है, एमपी है, आजकल लवड़ीय भूमि बहुत ज्यादा देखी गई होंगी। तो ढैंचा क्या करता है, वो लवड़ीय भूमि को या क्षारीय भूमि को या जलभराव वाली भूमि को या बंजर या सीमंत भूमि जिनको कोई प्रयोग नहीं करते हैं, उन सभी का भी एक प्राकृतिक रूप से एक बहुत अच्छे तरीके से कम लागत में सुधार करता है। तो ये आपने जो ढैंचा से मिट्टी में होने वाले फायदों को बताया, जी। और ये क्या खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये खरपतवार नियंत्रण में भी अच्छी तरीके से मतलब उसको कंट्रोल करता है, बीट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। क्योंकि कई किसान मैंने देखा भी है, अक्सर जाता रहता हूँ किसानों की समस्याएं रूरल बैकग्राउंड में, तो किसानों ने बताया कि जब हम खरीफ फसलों में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि मानसून सीजन होता है, तो बारिश अच्छी खासी हो जाती है। तो उस टाइम करता क्या है, जब हम ढैंचा बोते हैं तो ढैंचा एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली फसल है। तो जब ढैंचा बहुत तेजी से बढ़ती है तो ये करती क्या है कि जो हमारी सोइल है, जो हमारी जमीन है, उसको तेजी से कवर कर लेती है, एक परत की तरह कवर कर लेती है, जिससे कि जो हमारे बीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं बहुत तेजी से, उनको प्रकाश ही नहीं मिल पाता है। और जब उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका जर्मिनेशन भी उतना नहीं हो पाता है और उनका कंट्रोल भी अच्छी तरीके से हो जाता है। वो एक जो क्रॉप कंपटीशन, क्रॉप बीड कंपटीशन की बात आती है, जो फसल और खरपतवार की जो कंपटीशन होती है, उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो कहीं ना कहीं ढैंचा बहुत तेजी से ग्रो करता है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो जो भी रेनी सीजन के, बारिश के मौसम के खरपतवार होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया हमारे किसान भाइयों के लिए है कि मिट्टी की दशा भी सुधारता है, खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है, हमें न्यूट्रिशन या पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका जो बोने का मतलब बीज दर और जो सही समय है या विधियां है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, रबी फसल जैसे हमने गेहूं किया है तो हमको अप्रैल में उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं सारे किसान भाई। तो अप्रैल से लेकर के जून तक का जो टाइम होता है, 50 से 55-60 दिन का जो टाइम होता है, इसी बीच में ढैंचे की हम बुवाई करते हैं। और यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो
तो अप्रैल में हम थोड़ा जल्दी भी इसको बो सकते हैं, अप्रैल मई में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून के बीच में इसका एक अच्छा बेहतरीन टाइम है जिसको हम बो सकते हैं। और मानसून से पहले जब हम ढैंचा को बोते हैं तो उसको पर्याप्त टाइम मिल जाता है अगली खरीफ की फसल से पहले एक अच्छे तरीके से डिकम्पोज होने के लिए, सड़ने के लिए, और जिससे कि वो भली प्रकार अगली फसल के लिए जैविक पदार्थ को तैयार कर देता है। इसको पलटने की कोई वैज्ञानिक विधि भी है क्या? हाँ, ढैंचा को पलटने की वैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि जब हम 45 से 50 दिन के करीब ढैंचा हो जाता है, जब फ्लावरिंग स्टेज, फूल आने की व्यवस्था ढैंचा में स्टार्ट होती है, और यही एक अनुकूल दशा होती है, एक अनुकूल अवस्था होती है जिस समय ढैंचा को खेत में पलटना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इस समय जो हमारे ढैंचा के पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो कोमल होते हैं, और जिससे कि वो उनका जल्दी सड़ते हैं, जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। और इसी अवस्था में जब हम ढैंचे को पलट देते हैं तो पौधों वो एक अच्छे मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने जो भी रिसर्च स्टडीज अभी हमारे पास आए, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं, उससे देखा गया कि करीब 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ढैंचा आसानी से उपलब्ध करवा देता है खेत में, जिससे कि जो हमारी आगामी फसल है, जो हमारी खरीफ की फसल है, चाहे मेज है, बाजरा है, धान है, उसके लिए जो हम रासायनिक उर्वरकों के लिए नाइट्रोजन के लिए यूरिया वगैरह पे डिपेंड रहते थे, उसकी मात्रा में कहीं न कहीं बहुत कमी आ जाती है। और अगर हम इसको देर से पलटेंगे तो इसमें एक थोड़ी समस्या ये रहती है कि जो हमारा प्लांट है, जो मुलायम था, वो थोड़े कठोर हो जाता है, और जब कोई कठोर हो जाता है तो उसका जब सड़न होगा तो वो धीमा हो जाएगा, तो थोड़े टाइम ज्यादा लग जाता है हमको उसमें मिलने में। जी। तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि रासायनिक खाद की मतलब ये पूर्ति भी करता है, तो जैसे आज भारत सरकार द्वारा रासायनिक खादों की मात्रा को कम किया जा रहा है, ई टोकन के माध्यम से यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आपने ये जो चीजें ढैंचा के इम्पोर्टेंस बताया, तो हमारे किसान भाइयों को जरूर ढैंचा की फसल की तरफ जाना चाहिए, अपनाना चाहिए, और खरपतवार नियंत्रण से लेकर मिट्टी की दशा दिशा से लेकर जो भी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन सारी चीज बढ़ रही है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब द्वारा जो सुझाव बताए गए हैं, इस आधार पे अभी का समय ढैंचा लगाने के लिए उपयुक्त है। अगर आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था है तो आप ढैंचा की फसल जरूर लगाएं। चलते चलते डॉक्टर साहब, कुछ एक क्वेश्चन था कि ये पर्यावरण संरक्षण में ढैंचा की क्या भूमिका है? अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ ढैंचा का पर्यावरण संरक्षण में भी एक अहम भूमिका है। एक्चुअली करता क्या है ढैंचा, जैसे हम जब ग्रो करते हैं फील्ड में, जब हम खेत में लगाते हैं, और जो बीज का टाइम मैंने आपको बताया, बारिश का टाइम बताया, अगर उस समय हम कोई भी फसल नहीं लेते हैं, जो कि हमारे मोस्टली देश के किसान उस समय खाली रखते हैं खेत को, तो होता क्या, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ जो हमारी खेत की मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, ऊपरी मिट्टी, वो बारिश के साथ साथ कट करके चली जाती है। तो जिससे कि हमारी जो ऊपरी मिट्टी है, जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कट के चली जाती है। तो मिट्टी का कटाव ढैंचा कम कर देता है, क्योंकि वो खाली नहीं रखता, कवर करके रखता है। और उसके साथ साथ जो हम आजकल एक बहुत ज्यादा बात चल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में, वैज्ञानिकों के बीच में, कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, मिट्टी में कार्बन कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करता है, सड़ करके ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करता है, उसको मिट्टी में बढ़ाता है। तो ढैंचा कार्बन को संचयन करने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिससे होता क्या है कि कार्बन, आपको मैं बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक पार्ट है। तो जब हम कार्बन को अपने खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर एक्युमुलेट करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आजकल बहुत बात चल रही है, हो रहा है, उसको कम करने में बड़ी मदद करता है ढैंचा। और इसीलिए होता है क्या, रासायनिक प्रदूषण भी घटता है और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस भी कम होता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ढैंचा है वो पर्यावरण संरक्षण के बैलेंस बनाने में भी एक अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आज आपने एक वैज्ञानिक पद्धति से ढैंचा की फसल के ऊपर और ढैंचा की फसल के फायदे हमारे जिले के किसान भाइयों को बताया।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में और हमारे बैतूल जिले के किसानों को एक वैज्ञानिक विधि से सुझाव देने के लिए। तो नमस्कार सर, अब फिर मिलेंगे आपसे। अभी एक मिनट के लिए मैं किसान भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। जी। तो सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम केवल फसल से उत्पादन ही लेते रहेंगे, जैसे कि हमारे पूर्वज भी ले रहे थे, हम भी ले रहे थे, तो होगा क्या, मिट्टी को हम कुछ वापस नहीं देंगे। इससे होगा क्या, भविष्य में उत्पादन तो घटेगा ही, उसकी स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसी कारण मेरा सभी किसान भाइयों बहनों से एक विनम्र निवेदन है कि आप ढैंचा जैसी हरित खाद को जरूर अपनाएं, और जिससे कि एक रबी और खरीफ के बीच जो खाली छोड़ते हैं हम टाइम, उसमें किसान ढैंचा लगाएंगे तो ये मिट्टी के लिए प्राकृतिक टॉनिक का काम करेगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ मिट्टी समृद्ध किसान की असली पहचान होती है, और ढैंचा जैसी हरित खाद ही उस मिट्टी की नई जान है। तो इसको जरूर अपनाएं, इसी संदेश के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों एवं बहनों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। इस भेंटवार्ता के पश्चात आइए किसान भाइयों सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। जल्दी जल्दी हो रही घर और घाट बाजार, कर्म काल पाछे लगो सो छाट निकारे सार, कि पल पल की हो रही अबेरा, पल पल की हो रही अबेरा, धरे सर पे भावई के डेरा, पल पल की हो रही अबेरा, धरे सर पे भावई के डेरा। यहाँ पल पल की हो रही अबेरा, धरे सर पे भावई के डेरा। सुनबे को काऊ की रे नैया, सुनबे को काऊ की नैया। ए सुनबे को नौकाऊ की नैया, तो कुदरत ने डार दे डेरा, दर सर पे भावई के डेरा। पल पल की हो रही अबेरा, धरे सर पे भावई के डेरा। रिश्तेदारी दुनियादारी, रिश्तेदारी दुनियादारी। ए नातेदारी दुनियादारी। झूठो है सब तेरा मेरा, झूठो है तेरा मेरा, धरे सर पे भावई के डेरा। पल पल की हो रही अबेरा, धरे सर पे भावई के डेरा।
नैया तबेरा धरे सर पे भावई के डेरा। यहाँ ज्ञान बिना नैया तबेरा धरे सर पे भावई के डेरा। इस प्यारे से लोकगीत के पश्चात किसान भाइयों, हमें खेद है कि आज हमें मंडी भाव प्राप्त नहीं हुए और हमारा समय भी हमें समाप्ति की ओर इंगित कर रहा है। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर यही 7:20 पर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मैं संतोष रोडले इस कार्यक्रम को विदा करता हूँ। जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।